रिपोर्टर्स लगभग उसी पल पागलों की तरह टूट पड़े। बेक येजियोल और ली होयोल साथ में। ये सच है। व्यूअर काउंट देखो, लगातार ऊपर जा रहा है। उस टेंट के अंदर हुआ क्या था? ब्रेकिंग न्यूज। स्ट्रीमर्स डोनेशन अलर्ट्स की लगातार बजती आवाजों के बीच उस पल को निचोड़ निचोड़ कर भुना रहे थे। फिर कैमरे उसकी तरफ घूम गए। मिस बेक, आपने बर्क गिल्ड छोड़कर मिथोलॉजी से रिश्ता क्यों जोड़ा? और अब आप ली होयोल को भी टारगेट कर रही हैं। इस पूरे हंगामे के बीच ग्रैंड फेल क्लॉडी आरपीएस चुप और स्थिर खड़ा रहा, पूरे हालात का शांत दिमाग से विश्लेषण करते हुए। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या नेचुरल एनिमी ट्रेट ने किसी तरह का जाल एक्टिवेट कर दिया है? ग्रैंड फेल क्लॉडी आरपीएस ने हल्का सा आंखें सिकोड़ते हुए सोचा। उसने कैमरों की तरफ खुली नफरत से देखा, जैसे उनका दिखना भर भी उसे चिढ़ा रहा हो। उसके बगल में बेक येजियोल ने धीमी सी सांस छोड़ी और होठों से निकली बड़बड़ाहट छिपाने के लिए अपना मुंह ढक लिया। जैसे ही उसने नोटिस किया कि ग्रैंड फेल क्लॉडी आरपीएस उसे देख रहा है, उसने तुरंत बाल पीछे झटके और खुद को संभाल लिया। उसके चेहरे पर फिर वही बनाई हुई शालीनता लौट आई, जैसे बस दोबारा कंपोस्ट बनकर वो अपनी टूटती हुई हालत को छिपा सकती हो। लगता है अब यहाँ ठीक से बात नहीं हो सकती, उसने बहुत सहजता से कहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। नकली गर्मजोशी और झूठे अपनापे से भरी निगाहों के साथ उसने अपना हाथ उसके कंधे पर सरका दिया, माहौल पर दोबारा पकड़ बनाने की कोशिश करते हुए। क्या हम कहीं थोड़ा प्राइवेट जाकर बात करें, मिस्टर ली होयोल? उसने शहद जैसी मीठी आवाज में पूछा। ग्रैंड फेल क्लॉडी आरपीएस ने उसके स्पर्श पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसकी बजाय उसने अभी अभी सुनी उस धीमी फुसफुसाहट पर ध्यान टिकाया, क्योंकि उसका ध्यान अब उसके नाटक से कहीं ज्यादा जरूरी चीज पर चला गया था। उसका चेहरा एक पल में बर्फ जैसा ठंडा हो गया, सहनशीलता का आखिरी निशान भी गायब हो गया। फिर उसने मुंह खोला और ऐसा जवाब दिया जो इतना ठंडा और अंतिम था कि पूरी भीड़ एकदम खामोश हो गई। बेक येजियोल की आंखें पहले अविश्वास से फैलीं, फिर खौफ से। ग्रैंड फेल क्लॉडी आरपीएस वहीं अडिग पहाड़ की तरह खड़ा था। उसकी मौजूदगी, उसका चार्म और उसके आसपास का दबाव कुछ भी उसे हिला नहीं पाया। मेरे पास उन लोगों के लिए समय नहीं है जिन्हें पहले अपॉइंटमेंट लेने जैसी बुनियादी शिष्टाचार तक की समझ नहीं है। उसका लहजा सपाट, साफ और बेरहम था, ऐसा जवाब जिसमें गलत समझने की जरा भी गुंजाइश नहीं थी। वो आगे बोला और उसकी आवाज शोर को इस तरह चीर गई जैसे इस्पात। अगर तुम मुझसे बात करना चाहती हो तो पहले अपने तौर तरीके दोबारा सीखकर आना। भीड़ में एक साथ हैरानी भरी सांसें उठीं। क्या उसने अभी उसे रिजेक्ट कर दिया? लोग दंग रहकर फुसफुसाने लगे। बेक येजियोल, हे भगवान, उसका चेहरा देखो, ये तो सोना है। अब तक का बेस्ट मना रिकैप मोमेंट। स्ट्रीमर्स बेशर्मी से हंस रहे थे, रियल टाइम में हो रही उसकी बेइज्जती का मजा लेते हुए। बेक येजियोल विशाल मिथोलॉजी ग्रुप की एस और खुद मिथोलॉजी की गिल्ड मास्टर थी। उसके 10 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे और उन सबकी नजर में वो अछूती थी। वो अपने दौर की एक आइकन से कम नहीं थी। वो क्या पहनती है, क्या पीती है या हाथ में क्या पकड़ती है, बस दिखते ही ट्रेंड बन जाता था और लोग उसकी नकल करने के लिए टूट पड़ते थे। इसलिए चीजें मिनटों में सोल्ड आउट हो जाती थीं। वो मिथोलॉजी गिल्ड का चमकता चेहरा थी, ऐसी औरत जिसके बारे में कोरियन हंटर एसोसिएशन में लोग किसी जीती जागती लेजेंड की तरह बात करते थे। उसकी इमेज में इन्फ्लुएंस, ग्लैमर और पावर तीनों एक साथ थे। सब उसे पसंद करते थे, सब उसकी मंजूरी चाहते थे। बेक येजियोल से पहचान मिलना अपने आप में किसी इनाम जैसा माना जाता था। हर कोई उसे चाहता था
और यही वजह थी कि अब ऑनलाइन फैल रहा टाइटल इतना जोर से लगा, बेक येजियोल वर्सेस ली होयोल। सिर्फ यही फ्रेज पूरे इंटरनेट को सेकंडों में आग लगाने के लिए काफी था। कौन जीतेगा? बस यही एक सवाल था, और इसी ने हर प्लेटफॉर्म को कमेंट्स, क्लिप्स और उस पर कसते मजाकिया रिएक्शंस से भर दिया था। तभी धड़ाम, टक्कर की आवाज कमरे में बंदूक की गोली जैसी गूंजी। उसने मेज पर मुट्ठी दे मारी। उसकी आंखें इतनी खतरनाक नफरत से जल रही थीं कि वो बुखार जैसी लग रही थी। क्यों? उस घटिया ली होयोल पर मेरा चाम क्यों नहीं चला? वो चीखी। उसकी आवाज अंधेरे कमरे में गूंज उठी, गुस्से से जंगली और कर्कश। माफ नहीं करूंगी। मैं उसे माफ नहीं करूंगी। कभी नहीं करूंगी। ली होयोल कूड़े के टुकड़े। मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? वो चुड़ैल की तरह चीख रही थी। उसकी आवाज गुस्से से टूट रही थी। मैं तुम्हें मार डालूंगी, ली होयोल। ली होयोल। फिर अचानक उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। बस करो। उसके सामने का आईना टूट गया और उसकी सतह पर टेढ़ी मेढ़ी दरारें फट पड़ी। टूटे हुए टुकड़ों से उसका अक्स अब भी उसे घूर रहा था, लेकिन उस अक्स की आंखें अब सामान्य नहीं थीं। उनमें दानवी लाल चमक थी और उनके पीछे कुछ जिंदा, बेरहम और डरावना छिपा था। उस परछाई ने होठों को टेढ़ा कर एक तिरस्कार भरी मुस्कान दी। वो अब किसी डरी हुई औरत का चेहरा नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो मजाक उड़ाने वाला, ठंडा और भूखा था। अपना मुंह बंद रखो, बेक येजियोल। आईने से निकली आवाज टेढ़ी और नफरत से भरी थी। मदद तो तुमने मुझसे मांगी थी, और अब ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे इस शरीर की मालिक तुम हो। उसके पीछे के अंधेरे से उस्तरे जैसे तेज पंजों वाला एक भूतिया हाथ धीरे धीरे आकार लेने लगा। कितनी दयनीय हो। फिर से मेरी मदद चाहिए क्या? उस आवाज ने ताना मारा। उसी पल यादें उसके दिमाग में बाढ़ की तरह लौट आईं, बिना अंत का अंधेरा गर्त, मौत की सड़ांध और परछाइयों में दबी लाशों के ढेर। उसी याद से एक घिनौनी सत्ता बाहर आई और बहुत डरावनी नरमी के साथ उसकी ठुड्डी उठा दी। तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बचाऊं, उसने याद दिलाया। उसकी मौजूदगी इतनी भारी और सड़ी हुई थी कि हवा तक गली हुई लगने लगी। तुम नंबर 1 बनना चाहती थीं, है ना? डीमन अपना चेहरा उसके बेहद करीब ले आया। उसकी आंखों से खून की प्यास टपक रही थी। तुमने कहा था कि जो भी तुम्हें नीचे समझते थे, तुम सबसे बदला लेना चाहती हो, एक एक से। तुमने कहा था कि तुम कुछ भी करोगी, और मैंने तुम्हें वो सब दिया जो तुमने मांगा था। अब उसकी आवाज में हल्का सा मजाक था और थोड़ा सा अपमान भी। तो अब दिक्कत आखिर क्या है? बेक येजियोल टूटे हुए आईने को घूरती रही। उसकी पूरी देह कांप रही थी जब उसने कहा, मैं ये कभी नहीं चाहती थी। उसकी आवाज कमजोर और डरी हुई थी, जैसे बोलते वक्त उसे खुद अपने शब्दों पर यकीन न हो। उसने अचानक टूटे कांच के एक टुकड़े पर जोर से पैर मारा। नहीं, मरना ली होयोल को नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए। दानवी पर्सनालिटी ने कर्कश हंसी हंसी और उसके बिखरे बालों को झटक कर खींचा, उसकी आवाज के अंदर फैली तबाही का मजा लेते हुए। अब क्या बकवास कर रही हो? उसने तिरस्कार से कहा। तुम्हें यहां तक कौन लाया, पता भी है? तुम्हारे अपने बाप ने तुम्हें गलती कहा था। एहसान फरामोश कमीनी। उसका हर शब्द चाकू की तरह काट रहा था। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए। फिर एक हिंसक झटके में कांच का टुकड़ा उसके हाथ में आ गया। बिना जरा भी रुके, बेक येजियोल ने उसे सीधा अपनी गर्दन में घोंप दिया। खून कमरे में तेज गर्म चाप बनाते हुए उछल गया। चमकदार लाल छींटे फर्श, दीवार और टूटे हुए आईने सब पर फैल गए। डीमन की आवाज सदमे से अटक गई। है, शरीर अपने आप चल रहा है।
ये पागल हो गई है क्या? गले के घाव को पकड़े हुए बेक येजियोल ने खून से सना हाथ उस पर दबा लिया, लेकिन उसकी उंगलियों के बीच से और खून बहता रहा। क्या तुम पागल हो बेक येजियोल? तुम मेरा विरोध करने की कोशिश कर रही हो? उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन कांच का टुकड़ा फिर भी और गहराई तक धंसता जा रहा था। उसकी आंखों में दहशत भर गई और डीमन गुर्राया, अपनी औकात पहचानो बेवकूफ लड़की। अभी तुमने लगभग अपनी ही जीवन रेखा काट दी थी। अब उसकी आवाज में मजाक नहीं था, उसमें उलझन थी, गुस्सा था और थोड़ा सा डर भी। बेक येजियोल ने कमजोर सा पैर पटका, जैसे उस छोटी सी हरकत में भी विरोध भरा हो। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? क्या तुम पर मेरा कंट्रोल सच में कमजोर पड़ रहा है? डीमन फुफकारा। मैंने तुम्हें दौलत दी, मैंने तुम्हें शोहरत दी। उसका अविश्वास अब घबराहट में बदल रहा था। मैंने तुम्हें वो हर चाहत दी जिसके लिए तुम्हारा दिल तरसा था। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि कोई फिर कभी तुम्हें नीचा दिखाने की हिम्मत न करे। हर शब्द के साथ उसकी आवाज ऊंची होती गई, और जितना वो हावी लगना चाह रहा था, उतना ही ज्यादा बेताब सुनाई दे रहा था। बेक येजियोल खून से भीगे कमरे में स्थिर खड़ी थी, उसके कपड़े और त्वचा लाल दागों से भरे हुए थे। उसके सामने दूसरी पर्सनालिटी फुफकार रही थी और तड़प रही थी, जैसे कोई फंसी हुई चीज अपने हाथ से कंट्रोल फिसलते देख बुरी तरह भड़की हुई। आह! तो असली बेक येजियोल ने आखिरकार खुद को दिखाने का फैसला कर ही लिया। ऑल्टर ईगो की आवाज अचानक डर से डगमगा गई। मैंने ये हमारे लिए किया था। बेक येजियोल का चेहरा डरावनी तरह से शांत रहा, जबकि उसने कांच के टुकड़े पर अपनी पकड़ और कस ली। क्यों? दूसरी आवाज पीछे हटते हुए चीखी। जो कुछ भी तुमने हासिल किया, बेक येजियोल ने धीमी लेकिन स्थिर आवाज में कहा, वो मैं खुद भी कर सकती थी। अब उसके लहजे में जरा भी कंपन नहीं था, सिर्फ ठंडा यकीन था। मैं मिथोलॉजी गिल्ड मास्टर की बेटी हूँ। यही एक वजह है कि तुम मुझे खोने से डर रहे हो। टूटा हुआ आईना देखते हुए उसकी आंखें बिल्कुल बेजान शांति से भरी थीं। अगर तुम किसी और पर काबू करते तो तुम कुछ भी नहीं होते। अंदर से तुम भी जानते हो कि इस शरीर के बिना तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। तुम बस अकेले पड़ जाने से डरते हो। इस एक वाक्य ने डीमन को घबरा दिया। ये बुरा हो गया। बहुत ज्यादा खून बह गया है। मेरी ताकत खत्म हो रही है। उसकी आवाज उसके दिमाग के अंदर चीखने लगी। क्या बोल रही हो? ये पागलपन बंद करो। अगर ये चलता रहा तो हम दोनों मर जाएंगे। उसकी चेतना के खाली अंधेरे में वो चीख गूंज उठी। बिना एक शब्द और बोले बेक येजियोल ने कांच का टुकड़ा अपने ही पेट में घोंप दिया। खून फिर से फर्श पर तेजी से बिखर गया, चमकदार और हिंसक, और उसकी ये बेताब हरकत उसे और डीमन दोनों को मौत के किनारे तक ले गई। तुम पागल हो सकती हो, लेकिन मैं नहीं। ये ख्याल उसके दिमाग में चमका ही था कि तभी बिना किसी चेतावनी के एक और तस्वीर उसके सामने आ गई। उसका हाथ ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस के चेहरे को छू रहा था। वो याद इतनी साफ लौट आई कि उसकी सांस अटक गई। उसने सीधा उसकी तरफ देखा था। उसके पार नहीं, उसके आर पार नहीं, बल्कि सीधे उसी को, उस ठंडी और भेदती हुई नजर से जो कुछ भी मिस नहीं करती थी। बेक येजियोल की आंखें सदमे से फैल गईं। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस की तेज और बिल्कुल न डगमगाने वाली नजर में उसके सामने खड़ा कोई राक्षस नहीं दिखा था। उसने जो देखा था वो एक औरत की परछाई थी, वो असली बेक येजियोल जो डीमन के पीछे छिपी हुई थी। उस पल जब उसने ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस को बहकाने की कोशिश की थी, उसकी असली सूरत पूरे समय उस दानव के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें बुरी तरह कांप उठीं। उसने असली मुझे देखा। वो तुम्हें नहीं, मुझे देख रहा था।
फिर उसके भीतर बहुत गहराई से एक और याद उभरी, ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस का मुड़कर जाना और असली बेक येजियोल की तरफ चुपचाप विदाई में हाथ उठाना। विदा, ये शब्द उसके दिमाग में गूंजा और बेक येजियोल अचानक जैसे हकीकत में लौट आई। उसी समय डीमन ने उसकी गर्दन के घाव को जकड़ लिया और खून बहता रहने के बीच उसके विचार घबराहट में दौड़ने लगे। अगर मैं अभी नहीं हिली तो मैं मर जाऊंगी। नहीं, मैं यहां नहीं मर सकती। मुझे अभी ली होएओल से बदला लेना है। उस सोच में जो बेचैनी थी वो कच्ची, बेताब और भद्दी थी। वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी, दोनों हाथ लाल खून में डूबे हुए थे। जब उसने डोरनॉब पकड़ने की कोशिश की, उसकी उंगलियां खून की वजह से धातु पर फिसल रही थीं, लेकिन उसने फिर भी उन्हें कसकर जकड़ लिया। इंसानी शरीर इतने कमजोर क्यों होते हैं? मैं रिजेनरेट नहीं कर सकती। मेरे पास इनफ मना भी नहीं बचा। मुझे कुछ कंज्यूम करना होगा, कुछ भी। दांत भींचकर बेक येजियोल ने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। बाहर खड़ा बॉडीगार्ड मुड़ा, उसे खून से लथपथ देखा और तुरंत घबरा गया। यंग मिस, ये खून। रुको, नहीं, हमें आपको अभी तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। वो घबराहट में उसकी तरफ भागते हुए चिल्लाया। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था, लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी दीवार पर एक दानवी परछाई फैल गई और अचानक अंधेरे से छूटी किसी जिंदा चीज की तरह उस पर झपट पड़ी। उधर वुडन कैबिन में वापस हर तरफ एक भारी चुप्पी उतर आई थी। वो सुकून भरी नहीं थी, वो घनी थी, चौकन्नी थी, जैसे कुछ टूटने से ठीक पहले की खामोशी। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस गरम चाय का कप हाथ में लिए बैठा था और उससे उठती भाप धीरे धीरे हवा में लहरा रही थी। तभी बिना किसी चेतावनी के सिस्टम इंटरफेस उसकी आंखों के सामने चमक उठा। उस अचानक आई रोशनी ने कमरे की शांति को चीर दिया। नेचुरल प्रेडेटर स्किल एक्टिवेटेड, ये मैसेज एक तेज ब्लिंक के साथ सामने आया। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं और उसकी सारी स्थिरता की जगह एक सतर्क एकाग्रता ने ले ली। धत्त, इस वक्त बिना इजाजत घुस आना। जैसा सुना था, तुम सच में उतनी ही बदतमीज हो। उसने नपीतुली शांति से चाय का कप नीचे रखा और चिढ़ बढ़ने के बावजूद उसकी सीधी, शाही मुद्रा एक पल भी नहीं टूटी। अंदर आओ, डीमन। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा ही रहा, हालांकि उसके होठों के किनारों पर हल्की, खतरनाक मुस्कान उभर आई। तुम वो गेस्ट नहीं हो जिसकी मुझे उम्मीद थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी दिखाऊंगा। उसके पीछे ली होएओल की हल्की सी आत्मा ने सूखा निगल लिया और जानबूझकर नजरें चुराईं। उसने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा और एक लंबी सांस छोड़ी, जैसे बस एक पल के लिए जेल से निकल आया हो। भगवान का शुक्र है, उसने सोचा। तो मना रिकैप के अंदर वाले डीमन भी स्केड्यूल पर चलते हैं और आखिर में सोने चले जाते हैं। लेकिन ये राहत बहुत छोटी, डगमगाती और जरूरत से ज्यादा उम्मीद भरी थी। खिड़की से चांदनी फीकी चांदी की तरह अंदर बिखर रही थी और उसी ठंडी रोशनी के नीचे बेक येजियोल दिखाई दी। वो बाहें मोड़कर दीवार से टिककर खड़ी थी, लेकिन उसकी बराबर और शांत आवाज चिल्लाहट से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही थी। तुम्हारी सेंसेस मेरी उम्मीद से ज्यादा शार्प निकली। जैसे ही उसने ये कहा, ली होएओल की सारी राहत गायब हो गई। उसका दिल जैसे सीने से बाहर कूदने को हो गया और उसकी आंखें खामोश डर से फैल गईं। अंदर ही अंदर वो ऐसे चीखा जैसे अपनी ही आत्मा की खिड़की पर फंसी डरी हुई बिल्ली। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। उसने धीरे से सिर घुमाया और उसके आसपास की ऑरा और गहरी हो गई। आधी रात को खिड़की से किसी जेंटलमैन के कमरे में घुस आना, क्या यही तुम्हारी एटिकेट की समझ है?
ली होयोल ने मन ही मन उसका शुक्रिया किया कि वो इतना कंपोस्ट रहा कि दोनों की जान बची रही। बेक यिज़िगोल फर्श पर उतरी और ढीले लेकिन चुनौती भरे अंदाज में उसकी तरफ बढ़ी। उसकी आवाज व्यंग्य से भारी थी। ओह एटिकेट, तो अब तुम मुझे इंसानी मोरल्स पर लेक्चर दोगे? उसने मजाक उड़ाती मुस्कान के साथ कहा। उसी समय उससे निकलती किलिंग इंटेंट और भारी और घनी होती गई, यहाँ तक कि वो पूरे कमरे पर ऐसे दबाव डालने लगी जैसे सिर पर तूफानी बादल नीचे उतर आए हों। उसने हल्के से अपने होंठ छुए और उसकी आंखों में पागलपन चमकने लगा, जबकि होठों पर एक खतरनाक मुस्कान बन गई। लेकिन रुको, मुझे करना क्या था? उसने कहा। लगता है मैं तो पूरी तरह भूल ही गई। ली होयोल के भीतर सर्द लहर दौड़ गई जब उसे एहसास हुआ कि अब उसके अंदर इंसानी बेक यिज़ियोल की हल्की सी परछाई भी नहीं बची थी। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस ने आंखें सिकोड़ लीं। क्या हुआ? क्या वो फिर से सो गई? मुझे बेक यिज़ियोल कहीं दिख ही नहीं रही। उस क्रीचर की आंखें गहरे खून जैसे लाल रंग से चमक उठीं और उसका चेहरा तिरस्कार भरे भाव में मरोड़ गया। क्या मतलब? उसने लगभग खेलते हुए फुसफुसाया। मैं तो यही हूं। ली होयोल की आंखें बेचैन डर से फैल गईं। वो लड़की मर चुकी है। उसने अचानक हथियार उठाया और खुद को घोंप लिया। ये शब्द उस पर बर्फीले पानी की तरह गिरे। शायद उसके बाद के शौक से ही वो मर गई, डीमन ने भद्दी बेपरवाही से कहा। तब से मुझे उसके लाइफ फोर्स की सबसे हल्की आहट भी महसूस नहीं हुई। उसकी आवाज में जरा भी पछतावा नहीं था। डीमन ने एक हाथ से अपने चेहरे का आधा हिस्सा ढक लिया, लेकिन उससे भी उसके भावों की वहशीपन छिप नहीं सकी। तो और क्या करती मैं, स्टूपिड बिच? उसने तिरस्कार से कहा। उसकी आवाज नफरत से लिपटी हुई थी। क्या उसे सच में लगा था कि वो इतनी मायने रखती है? ली होयोल की पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। बेक यिज़ियोल मर गई। ये अचानक कैसे हो गया? उसके विचार उलझते गए और डीमन उसके शौक का मजा लेते हुए थोड़ा और करीब झुक गई। एक जोक सुनना चाहोगे? उसने पूछा। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस के बगल में खड़ी, उससे पूरे एक सिर छोटी, उसने बाहें मोड़ी और टपकते हुए तंज के साथ बोली। उसकी मौत की पूरी गलती तुम्हारी है। उसकी लाल आंखें जल उठीं और उसकी मुस्कान तिरस्कार से मरोड़ गई। वो बार बार बस यही बड़बड़ाती रही कि सच में उसे सिर्फ तुमने देखा था। जैसे जैसे वो बोलती गई, उसके पीछे से लंबे बालों वाली एक परछाई उठी और ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस के सिर पर अंधेरे हाथ रख दिया, जैसे रोशनी पर कोई दाग फैल रहा हो। डीमन उसके करीब झुकी और उसके कान में फुसफुसाई, और पहली बार उसके चेहरे पर हल्का सा आश्चर्य उभरा। वो मिथोलॉजी गिल्ड मास्टर की मिस्ट्रेस की नाजायज बेटी थी। जब वो स्कैंडल फूटा था, पब्लिक ओपिनियन ने चेयरमैन को बर्बादी के किनारे तक खींच लिया था। उस वक्त की न्यूज साइकिल बेरहम थी। जनता गुस्से में बंटी हुई थी और सोशल मीडिया पर बिना रुके एक दूसरे से भिड़ रही थी। फिर एक याद उभरी, एक औरत घुटनों के बल बैठी है, कांपते हाथों से एक छोटी लड़की के सिर पर प्यार से हाथ फेर रही है। ये सब तब की बातें थीं जब बेक यिज़ियोल सिर्फ 8 साल की थी। वो मासूम लड़की, जिसकी मुस्कान इतनी चमकीली थी, धीरे धीरे अपने अंदर सिमटती चली गई। मलिशियस आर्टिकल्स, जहरीली गॉसिप और आसपास की दुनिया की चुभती, जज करती निगाहों के बोझ तले। हालांकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी उसका चेहरा पूरे इंटरनेट पर ऐसे फैला दिया गया जैसे कोई माफ न किए जाने लायक गुनाह उसी ने किया हो। स्कूल में उसे परेशान किया गया, पड़ोसी उसे ट्रैश कहते थे, और जब उसकी मां आखिरकार डिप्रेशन के बोझ तले टूट गई, तब उसका बाप तैयार किए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस स्क्रिप्ट को हाथ में लेकर लोगों के सामने खड़ा था। अगर ये बच्ची एक एक्सीडेंट भी थी, तब भी मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता।
मैं जिम्मेदारी लूंगा और इसे पालूंगा। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस के सामने डीमन पागलों की तरह हंस पड़ी। उसकी आवाज लगभग चीख में बदल गई। और फिर सालों बाद जब वो प्लेयर के तौर पर अवेकेंड हुई, उस कमीने ने उसे फिर से इस्तेमाल किया। उसने उसे बार बार रिफ्ट्स क्लियर करने पर मजबूर किया, बिना आराम के लेवल्स ग्राइंड करवाए। उसके साथ बेटी जैसा नहीं बल्कि किसी एंडलेस लेवलिंग गेम के डिस्पोजेबल टूल जैसा व्यवहार किया। उसे फर्क ही नहीं पड़ता था कि वो जिए या मरे, और फिर भी वो कुत्ते की तरह उसकी बात मानती रही। क्यों? क्योंकि उसे हमेशा सिर्फ अपने बाप की स्वीकृति चाहिए थी। वही भूख उसे किसी भी और चीज से ज्यादा कसकर बांधे हुए थी। एक तस्वीर उसकी यादों में चमकी, उसका बाप बनावटी गर्मजोशी वाली मुस्कान के साथ, उसके बगल में चमकती मुस्कान वाली बेक येजियोल। ऊपर से वो तस्वीर प्यार भरी लग रही थी, लेकिन उसके नीचे कुछ झूठा और सड़ा हुआ छिपा था। उसने उसे अपनी गर्व की बेटी कहकर स्वीकार किया। मैं तुम्हें उस इंसान से मिलवाता हूं जिसे तुम सबने नजरअंदाज किया और नफरत की, मेरी बेटी बेक येजियोल। डीमन ने ये शब्द गुस्से में चीखते हुए कहे, जैसे उन्हें दोहराना भर उसकी खाल में जलन पैदा कर रहा हो। मैं उन सभी से गर्व से बदला लूंगी जिन्होंने मेरी मां को मारा। उसका चेहरा बुरी तरह मरोड़ गया जब वो ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस के और करीब झुकी, और उसकी आवाज फुसफुसाहट में उतर गई, जो किसी चीख से भी ज्यादा बेरहम लग रही थी। लेकिन आखिर में उस लड़की ने कुछ भी नहीं किया, डीमन ने कहा। फिर तिरस्कार से आगे बोली, अब भी यकीन नहीं होता कि उसने कभी कहा था कि वो सबको इसकी कीमत चुकवाएगी। कितनी बोरिंग है। सुनने में पूरी तरह बेवकूफी नहीं लगती। और इतना सब होने के बाद भी वो बेकार में मर गई। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस का गुस्सा ऐसे फूटा जैसे किसी जंजीर से बंधी चीज अचानक छूट गई हो। एक तुच्छ डीमन मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करता है? तुम्हारा घमंड हद से बाहर है। उसकी आवाज ठंडी हुकूमत के साथ गूंज उठी। उसी समय एक सिस्टम अलर्ट चमका, प्लेयर ली होएल हैज फोकस्ड ऑन यू। योर मेंटल स्टेबिलिटी इज क्रिटिकली लो। ये वार्निंग सामने आई और डीमन साफ तौर पर कांपने लगी। उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। ये कैसा दबाव है? एक मामूली इंसान में ऐसी प्रेजेंस कैसे हो सकती है? सिस्टम फिर चमका, जैसे उसके डर का जवाब उससे भी बदतर चीज से दे रहा हो। यू आर इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम टेरर। मैसेज सीधा था, लेकिन उसका मतलब मौत के फरमान की तरह उस पर टूट पड़ा। उस डिस्टॉर्शन को महसूस करते ही ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस की शैडो जैसे और लंबी होकर उस पर छा गई। उसकी आवाज नीचे और खुरदुरी हो गई, तिरस्कार से भारी। हटो एक तरफ। मुझे बदतमीज गंदगी से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ली होएल ने ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस की किलिंग इंटेंट की पूरी धार महसूस की और चौंककर सांस खींच ली। हाँ, ये क्या है? कमरे का दबाव अब इंसानी लग ही नहीं रहा था। क्या अभी कोई एग्जर्सिज्म शुरू हो गया? ली होएल ने उलझन में सोचा। ये अजीब है। न कोई ऑल्टर है, न रिचुअल सर्कल, कुछ भी नहीं। फिर ऐसा क्यों लग रहा है? अगले ही पल दृश्य बदल गया और उसने खुद को एक कैसल के अंदर खड़ा पाया, जहां उसके सामने एक शाही दिखने वाला लड़का था जो छोटे ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस जैसा लग रहा था। उस लड़के के चेहरे पर वो मासूम मुस्कान देखते ही ली होएल समझ गया कि वो कहाँ है। ये ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस की सबकॉन्शियस वर्ल्ड थी, ऐसी जगह जो उसके ठंडे घमंड और डरावनी ताकत के बहुत गहरे नीचे दबी हुई थी। फिर बिना किसी चेतावनी के ली होएल ने अपना सीना पकड़ लिया और दर्द में चीख उठा। वो पीड़ा इतनी अचानक और इतनी हिंसक थी कि जैसे किसी अदृश्य हाथ ने अंदर से उसका दिल जकड़ लिया हो। मेरे साथ ये क्या हो रहा है?
उसका दिल ऐसे लग रहा था जैसे किसी विशाल मुट्ठी में कुचल दिया गया हो और हर गुजरते सेकंड के साथ वो पकड़ और कसती जा रही हो। दर्द इतना अचानक और इतना भयानक था कि ली होयोल ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। फिर ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस की सबकॉन्शियस वर्ल्ड एक बार फिर बदल गई। पूरा दृश्य बिना किसी चेतावनी के विकृत हो गया, जैसे दुनिया की परतें उधड़ रही हों और नीचे दबा कोई और गहरा स्तर सामने आ रहा हो। अब वो लड़का एक लंबा आदमी बन चुका था और उसके आसपास की इमारत अंधेरी और दमघूंटू हो गई थी। जैसे ही वो ग्रेट हॉल की तरफ बढ़ा, उसके सामने एक ऐसा मंजर खुला जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। लाशों के ढेर ऐसे लगे थे जैसे किसी ने कचरा फेंक दिया हो और उनके नीचे फर्श पर खून का समंदर खामोशी में फैलता जा रहा था। ली होयोल वहीं सुन्न खड़ा रह गया, हिल भी नहीं पाया। एक पल के लिए उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो गया, जैसे सामने के डरावने नजारे ने प्रतिक्रिया देने की उसकी ताकत भी छीन ली हो। क्या वो सारी शाही महान दिखने वाली बातें बस दिखावा थीं? ये सवाल उसके भीतर चमका, लेकिन वो उसे थाम भी नहीं पाया था कि यादें उमड़ पड़ी और ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस के अतीत के साथ घुलने लगीं। जैसे जैसे उनकी चेतनाएं और गहराई से जुड़ती गईं, ली होयोल उन पुराने जज्बातों को ऐसे महसूस करने लगा जैसे वो उसी के अपने हों। नफरत, दुख, लोहे जैसी ठान, अब इनमें से कुछ भी दूर नहीं लग रहा था। एक प्रतिज्ञा उसके मन के कक्षों में ऐसे गूंजी जैसे पत्थर पर उकेरी गई कोई पवित्र शपथ हो। वो अपने अस्तित्व का बचा हुआ हर पल इस सृष्टि के हर डीमन को पूरी तरह मिटाने में लगा देगा। असली दुनिया में ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस ऐसा लग रहा था जैसे वो पागलपन की सीमा पार कर चुका हो। बेक येजियोल की आंखें पहले सदमे से फैल गईं, फिर उसकी पुतलियां खालिस डर से सिकुड़ गईं। उसके भीतर आया बदलाव इतना भारी था कि उसने, जिसने राक्षस देखे थे, भी अपना डर छिपा नहीं पाई। एक गंदा डीमन इंसानियत की महानता का अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस के हाथ में जबरदस्त शक्ति उमड़ पड़ी, चमकदार और उग्र, ऐसी ताकत कि उसके आसपास की हवा तक कांपने लगी। और फिर भी इतने गुस्से के बीच उसने अपना प्राइड नहीं छोड़ा। चाहे बेक येजियोल कितनी भी चालाकी से खेली हो, वो उसकी गरिमा से जुड़ी नोबल सैक्रिफाइस का इस तरह सस्ता मजाक उड़ने नहीं देने वाला था। खालिस रोशनी से बनी सैकड़ों तलवारें एक एक करके हवा में प्रकट हो गईं, और सब ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस के परफेक्ट कंट्रोल में थीं। उनकी चमकती नोकें एक साथ बेक येजियोल की तरफ मुड़ गईं, जैसे खामोश फैसला सुनाते हुए उसे वहीं जकड़ लिया हो। वो सिर से पांव तक बेकाबू कांपने लगी। उसके सामने उस स्तर की मौजूदगी थी कि अब वो ये दिखावा भी नहीं कर सकती थी कि उसके पास उसे चुनौती देने का कोई मौका है। फिर ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस ने अपना फैसला सुनाया। अज्ञानता के पाप के लिए। ये शब्द गिरते ही बेक येजियोल डर से घुटनों पर गिर गई, सिर्फ उसकी मौजूदगी के बोझ तले ही कुचलकर। मैं अपने इस अपमान का प्रायश्चित अपनी जान देकर करूंगी। ये शब्द उसके मुंह से ऐसे निकले जैसे दबाव में उससे कबूलनामा उगलवा लिया गया हो। और बस उसी के साथ फैसला पूरा हो गया। गुस्सा उतनी ही अचानक गायब हो गया जितनी अचानक फूटा था। ऑल्टर जैसा वो स्थान मिट गया और ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस फिर अपने उसी ठंडे, अभिजात शांत रूप में लौट आया, जैसे कुछ पल पहले की सारी सनक कभी हुई ही न हो। वो आगे बढ़ा और धीरे से बेक येजियोल को वापस खड़ा कर दिया। उसकी हरकत उम्मीद से कहीं ज्यादा संभली हुई थी, लगभग ख्याल रखने वाली, और इसी वजह से उसके पहले वाले उग्र रूप का फर्क और भी तीखा लगने लगा। सुन रही हो? तुम्हारा प्राइड। मैंने उसे साफ देखा। तुमने अच्छा किया। अब उसकी आवाज धीमी थी, उसमें किलिंग इंटेंट की धार नहीं थी, और ये शब्द उस पर मौत की धमकी से भी गहरा असर डालते दिखे। बेक येजियोल ने धीरे धीरे सिर उठाया,
उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं जिन्हें वो अब रोक नहीं पा रही थी। उसे देखते हुए ली होएल ने सोचा, अरे यार, ये तो सच में नर्क झेलकर आई लग रही है। उसे सच में घर जाकर आराम करना चाहिए था। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, काफी देर हो चुकी है, घर जाओ और वहीं रो। उधर ली होएल ने सोचा, खैर, बात कड़वी है, लेकिन कम से कम बात समझ तो जाएगी। कोई कुछ और कह पाता, उससे पहले ही बेक येजिलोल का शरीर जवाब दे गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस ने हल्की सी लाचारी भरे भाव से उसे थाम लिया और धीरे से बुदबुदाया, आह सही। फिर उसे याद आया कि उसने पहले कहा था कि उसने खुद को छुरा मारा था। कोई दिखने वाला घाव नहीं है, लेकिन बेहोश होना तो उम्मीद के मुताबिक था। उसने ये बात ऐसे कही जैसे कोई शांत डायग्नोसिस दे रहा हो, जबकि हालात बहुत पहले ही सामान्य से बाहर जा चुके थे। मेरा ख्याल है इसे यहीं सोने दूंगा, लेकिन उसके मुंह से ये फैसला निकला ही था कि अचानक एक आवाज गूंजी, ली होएल। जेसिका पूरे आर्मोर में अपने पीछे सोल्जर्स की एक स्क्वाड लेकर दरवाजा तोड़ती हुई अंदर आई। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और वो लड़ाई के लिए तैयार लग रही थी। हम युसरा में पेट्रोल कर रहे थे, तभी हमें एक डीमोनिक प्रेजेंस महसूस हुई, जेसिका ने जल्दी से कहा। अभी भी उसकी सांसें तेज थीं। हम ये देखने आए थे कि आप सुरक्षित हैं या नहीं, ली होएल। फिर जेसिका जम गई। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस को बेक येजिलोल पर बहुत ध्यान से कंबल डालते देख उसका चेहरा तुरंत गहरे लाल रंग में बदल गया। जेसिका, वो हकलाई, फिर घबराहट में खुद को संभालते हुए बोली, माफ कीजिए, हमें बिल्कुल पता नहीं था कि आपकी गर्लफ्रेंड यहाँ है। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस ने तुरंत जवाब दिया, तुम गलत हो, अंदर ही अंदर ली होएल के पास कहने को कुछ नहीं था। मैंने बस उस पर कंबल डाला है, बस। लेकिन जेसिका यहीं नहीं रुकी। हालांकि सच कहूं तो अगर ली होएल जैसा हैंडसम आदमी किसी को डेट न कर रहा हो तो वो ज्यादा अजीब लगेगा। ली होएल सिर्फ यही सोच पाया, अभी मुझ पर तारीफों से हमला क्यों हो रहा है। उसके पीछे एनोच लोरन का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो चुका था और जेसिका खुद भी शर्म से पसीना पसीना हो रही थी। खैर, आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफ कीजिए, माय लॉर्ड। हम अब जा रहे हैं। एनोच, उसने ये कहा ही था कि एनोच लोरन आंसू और नाक बहाते हुए भाग खड़ा हुआ और ऐसे चिल्ला रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया अभी अभी टूट गई हो। ली होएल, तुम बड़े बेवकूफ हो, वो चीखा। जेसिका और ली होएल दोनों वहीं जमे रह गए, उनके मुंह खुले रह गए और चेहरे उलझन से सफेद पड़ गए। रुको एनोच लोरन, उसका मतलब क्या था? चलो साथ में चलते हैं। जेसिका ने उसके पीछे आवाज लगाई, लेकिन तब तक वो जा चुका था। उधर ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस पूरी तरह थका हुआ सा काउच पर धंस गया, जैसे इस पूरे बेतुके तमाशे ने उसकी सारी ताकत निचोड़ ली हो। ली होएल को पूरे दिन का बोझ अपने ऊपर दबता साफ महसूस हो रहा था। सच कहें तो 7 डेडली सिंस का शिकार करना भी शायद इस तरह के ड्रामा से निपटने से कम थकाने वाला होता। तभी उसी थकी हुई खामोशी के बीच एक क्लास क्वेस्ट नोटिफिकेशन की आवाज बजी। जो कुछ अभी अभी हुआ था, उसके बाद वो छोटी सी तीखी ध्वनि भी लगभग अपमान जैसी लगी। उसने तुरंत भौहें चढ़ा लीं। है? अचानक क्वेस्ट सिर्फ टाइमिंग ही उसे शक करने के लिए काफी थी। मुझे इसके बारे में इतना बुरा एहसास क्यों हो रहा है? इसी बेचैनी के रीढ़ में रेंगते हुए दृश्य आओ कोरिया ब्रांच में बदल गया, जहां स्टाफ पहले से ही एक नई अनाउंसमेंट पर उत्साह से गूंज रहा था। हेलो एवरीवन, अकीना एक्सपैंड हो रहा है। एक नया रीजन आने वाला है। अनाउंसमेंट दफ्तर में तुरंत फैल गई और माहौल पल भर में बिजली जैसा हो उठा।
नया जोन नॉर्दर्न सिटी फ्रोस्ट ऐड कर दिया गया है। एम्प्लॉइज खुशी से चिल्ला उठे। वाह, ये तो बहुत बड़ा है। फ्रोस्ट अकीना लोर की सबसे बड़ी सिटीज में से एक है। वहां डेफिनेटली नई शॉप्स और स्मिदीज आने वाली हैं। उसने कमेंट्स चेक किए और तुरंत एक्साइटमेंट को उफनते देखा। हाँ, मुझे पता था। गेम को फ्रेश रखने के लिए बिल्कुल इसी तरह के अपडेट की जरूरत थी। HWI गैंग चैनल पर होस्ट प्योर हाइप में था, अपनी एक्साइटमेंट मुश्किल से रोक पा रहा था। क्या आप सबने फ्रोस्ट अपडेट के बारे में सुना? आखिरकार हमें एक मेजर सिटी एक्सपांशन मिल रहा है। इससे बहुत सारा नया कंटेंट खुलने वाला है। कमेंट सेक्शन तुरंत फट पड़ा, मिक्स्ड ओपिनियंस, थ्योरीज और जंगली अटकलों से भरा हुआ। रिपोर्टर इतनी चमकदार मुस्कान के साथ बोल रहा था कि साफ था वो बेहद खुश है। इमरजेंसी अकीना ब्रॉडकास्ट ब्रेकिंग न्यूज। नॉर्दर्न सिटी फ्रोस्ट को आखिरकार अपडेट मिल रहा है। स्ट्रीम के नीचे लाइव चैट तुरंत पागल हो उठा। ये ह्यूमैनिटी के काउंटर अटैक की शुरुआत है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी लेवलिंग मानहवा के अंदर जी रहे हों। अब अपडेट डालो भी। जल्दी करो, इंतजार नहीं हो रहा। लेकिन जहां बाकी सब जश्न मना रहे थे, वहीं ली होयोल चुपचाप असली क्वेस्ट नोटिस पढ़ रहा था। ये क्वेस्ट एक ब्रूटल डीमन किंग के शिकार के बारे में था। डीमन किंग की बुराई के पंजे पहले ही उभरने शुरू हो चुके थे। आखिरी डीमन हंटर को डीमन किंग की फोर्सेस को रोकने के लिए आगे आना होगा। ली होयोल के विचार वहीं रुक गए। रुको, फ्रोस्ट में एक डीमन किंग है। ली होयोल की आत्मा तक जैसे पीली पड़ गई। वो स्तब्ध अविश्वास में घूरता रह गया। धत्त, शहर के बीचों बीच एक डीमन किंग, ये नामुमकिन है। एक लॉर्ड क्लास मॉन्स्टर भी डिजास्टर होता, लेकिन डीमन किंग, वो तो पूरी तरह अलग स्तर की तबाही थी। उसने जल्दी जल्दी अपना फोन थपथपाया। मुझे लोगों को वार्न करना होगा। मुझे अकीना होम पेज पर या कहीं भी ये पोस्ट करना होगा। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस, अभी करो। लेकिन ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस तो बस काउच पर शांत बैठा रहा और एक और घूंट लेने के लिए चाय का कप उठा लिया। अ डीमन किंग, उसने बुदबुदाया। इससे मुझे इविल गॉड की याद आ गई। फिर यादें उभरी। एक बूढ़ा हुडेड आदमी समझा रहा था कि डीमन किंग्स डीमन हंटर्स के मॉर्टल एनिमीज होते हैं। जब अकीना अभी सिर्फ एक गेम हुआ करता था, डीमन हंटर ट्रेनिंग ट्यूटोरियल के दौरान इंस्ट्रक्टर ने खुली नफरत भरी आवाज में कहा था, डीमन किंग्स ताकतवर होते हैं। फिर थोड़ी देर रुककर उसने साफ पछतावे के साथ खुद को सुधारा। नहीं, सिर्फ ताकतवर नहीं, वो ओवरवेलमिंग हैं। फिर उसने समझाया कि डीमन किंग्स अनगिनत हैं और सब रैंक और हायरार्की में बंटे हुए हैं। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस पत्थर की सीढ़ियों पर बैठा ध्यान से सुन रहा था। उनमें सबसे नीचे रैंक वाले से एक बार भिड़कर भी बहुत कम डीमन हंटर्स जिंदा बचे हैं। फिर बिना चेतावनी के इंस्ट्रक्टर ने उसे एक पुरानी नोटबुक थमा दी, जो रंग-बिरंगे मार्कर्स और लिखी हुई नोट्स से भरी हुई थी। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस ने उसे हैरानी से देखा, लेकिन इंस्ट्रक्टर और ऊंची जल्दी वाली आवाज में बोलता रहा, तुम्हें अच्छी तरह तैयार होना पड़ेगा। इसमें उन डीमन किंग्स के नाम हैं जिन्हें हम जानते हैं, और उनके बारे में जुटाया गया हर रिकॉर्ड भी। इसे अपनी याद में जला लो। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस। उसी समय एक सिस्टम नोटिफिकेशन उभरी। Acquiring knowledge about demon kings allows you to kill them। संदेश छोटा था, लेकिन उसकी अहमियत बिल्कुल अंतिम थी। मैं 2 घंटे में वापस आकर तुम्हारी परीक्षा लूंगा। ये याद आते ही ली होयोल कराह उठा। बहुत ज्यादा वक्त हो गया है, मुझे डिटेल्स अब याद भी नहीं हैं।
उस बेकार चीज को याद करने में मेरे पूरे 10 घंटे लग गए थे क्योंकि मैं बार बार टेस्ट में फेल हो रहा था। लेकिन ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस ने हल्की सांस छोड़ी, जैसे उस याद की तारीफ कर रहा हो। वो समय मायने रखता था। उसने मुझे कीमती ज्ञान दिलाया। अतीत का अनुभव कभी बेकार नहीं जाता। ली होयोल ने मन ही मन गाली दी, लेकिन साफ बात मान भी ली। ठीक है, कम से कम अब ये काम तो आएगा। किस्मत का सेंस ऑफ ह्यूमर सच में टेढ़ा था। तभी उसके फोन ने फिर एक तेज दिन की। एक नया कमेंट नोटिफिकेशन आया था और जब उसने उसे खोला तो उसके सामने एक कम्युनिटी पोस्ट थी। फ्रोस्ट में जाने से पहले अच्छी तरह तैयारी कर लें। वहां डीमन किंग लेवल थ्रेट हमारा इंतजार कर सकता है। एनपीसीज के आसपास भी सावधान रहें। नीचे किसी ने पहले ही कमेंट कर दिया था, डीमन किंग। ये कैसी फेक न्यूज है? कोई इडियट बस ड्रामा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है क्या? ली होयोल ने भारी सांस छोड़ी। इंटरनेट पर सच में कोई भरोसे की चीज मिलती ही नहीं। झुंझलाकर उसने फोन एक तरफ फेंक दिया। जो होगा देखा जाएगा। वो बिस्तर पर उछलकर चढ़ गया और आराम से फैलकर लेट गया, जैसे उसने तय कर लिया हो कि अब परवाह नहीं करनी। आखिर फ्रोस्ट एक मेजर सिटी है। इतनी भयानक कोई चीज वहां हो ही नहीं सकती, है ना? अगर डीमन किंग केओस भी चाहता हो तो वो सब कुछ इतनी आसानी से मिटा तो नहीं सकता, सही? बल्कि सच कहें तो वो इस अपडेट को लेकर थोड़ा अजीब तरह से एक्साइटेड था। फ्रोस्ट के रेस्टोरेंट्स के बारे में तो सुना था कि कमाल के हैं। शायद मुझे रिक्वेस्ट भी भेज देनी चाहिए। उसके पास ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस चुपचाप चाय का आनंद लेते हुए गहरी सोच में डूबा रहा। ली होयोल ने एक पैर दूसरे पर चढ़ाया और दोनों हाथ सिर के पीछे रख लिए। अरे हाँ, पहले मेज टावर से मंगाए गए आइटम्स का हाल भी देख लेना चाहिए। फिर उसे कीमत याद आई और उसका चेहरा बिगड़ गया। मेज टावर के कस्टम ऑर्डर्स की कीमत बेहुदा थी, लेकिन जो भी हो शायद सब ठीक रहेगा। बहुत देर हो गई है, अब बस सो जाना चाहिए। और फिर भी लेटे-लेटे खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए उसके सीने में एक बेचैन घबराहट रेंगती रही। ये ठीक नहीं है। मैं चिढ़ गया हूं। वो बेवकूफ पोस्ट बार बार मेरे दिमाग में घूम रही है और मुझे सोने ही नहीं दे रही। ली होयोल झुंझलाहट में करवटें बदलता रहा, आंखों में नींद का नाम नहीं था। लोग हर वक्त इतने टॉक्सिक क्यों होते हैं? तभी एक चिड़िया फड़फड़ाती हुई ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस की तरफ आई। वो हैरानी से पलक झपका गया। है, ये तो एक प्यारी सी चिड़िया है, लेकिन इसका चेहरा इतना भयंकर चिड़चिड़ा क्यों लग रहा है? चिड़िया आकर उतरी और थकी हुई आवाज में बड़बड़ाई, मेज टावर से डिलीवरी। तुम ली होयोल हो, सही? हाँ, उसने जवाब दिया, अब भी अविश्वास में उसे घूरते हुए। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस ने पैकेज ले लिया और चिड़िया जाते जाते आखिरी शिकायत ऐसे चहकी जैसे बद्दुआ दे रही हो। आजकल सब कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं। मेरी जिंदगी नरक हो गई है। अलविदा। उसके उड़ते ही ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस ने ठंडे मन से सोचा, आजकल डिलीवरी स्टाफ भी बहुत आलसी हो गए हैं। फिर उसने बिना हिचकिचाहट पैकेज फाड़कर खोल दिया। देखूं तो सही, ये आइटम्स सच में मेरे स्टैंडर्ड्स पर उतरते हैं या नहीं। अभी मैजिक टावर खुद जाकर देखने की जरूरत नहीं थी। उनकी कारीगरी परखने के लिए इतना काफी था। एक बेहद खूबसूरती से बने बॉक्स के अंदर खालिस एमरल्ड की एक रिंग रखी थी, इतनी बारीकी से चमकाई गई कि वो जैसे खुद ही रोशनी दे रही हो। सिस्टम अलर्ट, प्योर एमरल्ड रिंग डिटेक्टेड। ये मैसेज साफ साफ उभरा और उस आइटम को और भी असाधारण बना गया। एक यूनिक आर्टिफैक्ट
जिसे एक गुप्त तरीके से बनाया गया था ताकि एमरल्ड की प्राकृतिक खासियतों को पूरी तरह बढ़ाया जा सके। कमाल। लेकिन रुको, इसके साथ कोई बेवजह उलझी हुई कंडीशंस भी नहीं जुड़ी थीं। डैमेज लगते ही हेल्थ रिजनरेशन एक्टिवेट हो जाती है। इफेक्ट सीधा था, साफ था और डरावनी हद तक काम का था। जैसा उम्मीद था, मैजिक टावर ने सच में एक शानदार ट्रेजर तैयार किया था। लेकिन अंदर ही अंदर ली होएल की हालत खराब हो चुकी थी। वो घबराहट में अपने नाखून चबाने लगा। उसका पूरा शरीर पैसों की दहशत से तना हुआ था। इसकी कीमत पागलों जैसी होगी, है ना? किसी भी सामान्य लेवलिंग फैंटेसी इकोनॉमी में ऐसे स्टैट्स वाला हीलिंग आइटम आराम से 1 बिलियन गोल्ड या उससे भी ज्यादा का होता। तो फिर कस्टम ऑर्डर की कमीशन फी आखिर कितनी होगी? मुझे अभी तुरंत अपना बैंक बैलेंस चेक करना होगा। लेकिन ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो पूरी तरह शांत था और उसका ध्यान अब आखिरी आइटम पर जा चुका था, ड्रैगन स्केल हैंड कर्चिफ। ये मास्टरपीस ग्रेड आर्टिफैक्ट था जिसमें ऐसे ट्रांसेंडेंट इफेक्ट्स भरे थे जो उसके मूल मटेरियल्स की प्राकृतिक सीमाओं को भी पार कर चुके थे। इसे इतनी दुर्लभ रिसोर्सेस से बनाया गया था कि उनकी कीमत लगभग लगाई ही नहीं जा सकती थी। उस आइटम रैंक की चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी देखकर ली होएल को लगभग मौके पर ही हार्ट अटैक आने वाला था। वो पूरी तरह जम गया। मुझे लगता है मैंने अभी मास्टरपीस शब्द देखा। मेरी आंखें धोखा दे रही हैं, है ना? ऐसा कुछ उसके सामने यूं ही कैजुअली रखा हो, ये नामुमकिन लग रहा था। इस दुनिया में मास्टरपीस सिर्फ अच्छा आइटम नहीं होता। उस शब्द का मतलब होता है परफेक्शन, ऐसी चीज जिसके पीछे लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं और फिर भी उसे छू तक नहीं पाते। ये हाईएस्ट क्लास का आइटम था, ऐसी चीज जिसकी कीमत का सही हिसाब लगाना भी संभव नहीं था। लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ्स तक पूरी उम्र सिर्फ एक ऐसी क्रिएशन बनाने का सपना देखते रहते। इसकी कीमत बिलियंस में हो सकती थी, शायद हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में भी। लेकिन ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो की आवाज उसके दिमाग में बर्फ जैसी ठंडक के साथ गूंजी। पैसा तुच्छ है। मुझे सिर्फ सबसे बेहतरीन चीज चाहिए। ली होएल की आंखें बाहर निकलने को हो गईं और बिल की कल्पना करते ही उसके हाथ कांपने लगे। अब तो मैं गया। अगर मैं पे नहीं कर पाया तो क्या वो सब कुछ जब्त कर लेंगे? तभी सिस्टम बजा। स्टैट अनलॉक्ड एस्थेटिक्स। करंट लेवल लो। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो संतोष भरी ठंडी मुस्कान के साथ बोला, अब मास्टरपीस ड्रैगन स्केल हैंड कर्चिफ तुम्हारे पास है। एस्थेटिक्स। इसकी ध्वनि मुझे काफी पसंद आई। उधर उसके दिमाग के अंदर ली होएल इतनी जोर से चीख रहा था कि नस फट जाए। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो को ये पसंद आ गया, लेकिन इसकी पेमेंट तो मुझे ही करनी पड़ेगी। बुरी तरह घबराकर ली होएल ने तुरंत अपनी स्टेटस विंडो खोल ली, कुछ भी ऐसा ढूंढते हुए जो उसे इस फाइनेंशियल रूइन से बचा सके। वो उन पॉइंट्स पर तेजी से स्क्रॉल करने लगा जिन्हें उसने बेक येजियोल पर काबिज लस्ट डीमन को प्यूरिफाई करने के बाद से बचाकर रखा था। उसने उन पॉइंट्स को बहुत संभाल कर रखा था, किसी असली इमरजेंसी के लिए। मैं इन्हें किसी असली इमरजेंसी के लिए बचा रहा था, लेकिन ये उससे कम नहीं है। गंभीर चेहरे के साथ उसने अपने सारे के सारे पॉइंट्स लक स्टैट में डाल दिए। उसके बाद अब सिर्फ एक ही चीज बची थी, ऐसी प्रार्थना करना जैसे जान उसी पर टिकी हो। ली होएल पूरी बेबसी में घुटनों पर गिर गया। हे फॉर्चून के देवता, प्लीज। ये भरोसे से निकली दुआ नहीं थी, ये खालिस घबराहट से निकली प्रार्थना थी। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने भौं उठाई। ओह, एक सूटकेस। लगता है मार्सेलो ने गिफ्ट के तौर पर एक सूट भेजा था।
ये हैंड कर्चिफ के साथ परफेक्टली मैच करता है। कितना फॉर्चुनेट है। ली होयोल अंदर ही अंदर चीखा, ये वो वाली लक नहीं थी जो मुझे चाहिए थी। तभी एक और सिस्टम नोटिफिकेशन बजी और ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो के चेहरे का रंग साफ उड़ गया। अभी भी एक क्वेस्ट पेंडिंग थी। जापान में बहुत दूर इंजुमा गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में इंजुमा खुद पहले ही उबलते हुए गुस्से के तूफान के बीच खड़ा था। डॉक्यूमेंट्स की एक मोटी स्टैक उस पर इतनी जोर से दे मारी गई कि कई पेजेस पेपर नाइफ की तरह उसके गाल को चीरते हुए निकल गए, पीछे एक पतली लाल रेखा छोड़ते हुए जो दर्द से ज्यादा अपमानजनक लग रही थी। एक तेज चुभती आवाज पूरे कमरे में गूंजी, हम रैंकिंग्स में सिन गिल्ड से हार गए। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है। वो इल्जाम ऐसे पड़ा जैसे सबके सामने कोड़े लगाए जा रहे हों। इंजुमा ने दांत भींच लिए और मन ही मन कसम खाई, मैं इंजुमा फ्रोस्ट पहुंचते ही हमारी इज्जत वापस लाऊंगा। उस कसम में प्राइड भी जल रहा था और गुस्सा भी। उसके सुपेरियर ने कापती उंगली से उसकी तरफ इशारा किया। अगर तुम फिर फेल हुए तो अपना पेट खुद चीरकर मर जाओगे, समझे? जी, उसने अकड़कर जवाब दिया। तभी एक सबॉर्डिनेट घबराकर बोला, गिल्ड मास्टर इंजुमा, होक्काइडो सी के पास फ्रोस्ट का गेट दिखाई दिया है। सबॉर्डिनेट बार बार झुककर इतनी माफी मांग रहा था कि उसकी आवाज तक टूटने लगी। कमरे का माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका था कि बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए थी। ये अभी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, सिर्फ इंजुमा गिल्ड तक सीमित, उसने जल्दबाजी में आगे कहा। जापानीज गवर्नमेंट लगभग तय है कि हमें पहले बढ़ने से रोकने की कोशिश करेगी। हमें अपना इन्फ्लुएंस फैलाना होगा और किसी और से पहले फ्रोस्ट पर कब्जा करना होगा। सबॉर्डिनेट घबरा गया और मुंह से निकल पड़ा, क्या हम सच में बाकी प्लेयर्स को फिजिकली अंदर जाने से रोकने वाले हैं? हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि फ्रोस्ट सेफ है या नहीं। ये बिल्कुल गलत बात थी। इंजुमा ने सीधे दीवार में मुक्का दे मारा और कमरे में मौजूद हर इंसान डर से जम गया। उसका चश्मा नीचे खिसक गया और उसके माथे पर नसें उभर आईं। उसके गुस्से की तीव्रता ने पूरे कमरे को बिल्कुल स्थिर कर दिया। फ्रोस्ट बरसर्कर्स के लिए बनी सिटी है और सिन गिल्ड का निन एक फर्स्ट रेट बरसर्कर है। इंजुमा ने शांति से अपना चश्मा फिर उठाया। हम ऑस्क्योरा टेरिटोरी में और युसरा में पहले ही सिन से हार चुके हैं। अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। अब अगली बार जैसी कोई चीज नहीं होगी। हम फ्रोस्ट में उन्हें कुचल देंगे। सबॉर्डिनेट कांप गया और झुककर बोला, समझ गया। क्या मैं सारे गिल्ड मेंबर्स को होक्काइडो बुला लूं? उसकी आवाज पतली, संभली हुई और डर से भरी थी। और एक बात, इंजुमा ने अपने ही चेहरे पर बहते खून वाले कट की तरफ इशारा किया और उसकी आवाज जानलेवा खामोशी में उतर गई, जो चिल्लाने से भी बदतर थी। मिस्टर एनालिस्ट, अगर तुमने मेरे लिए सेपुकू नहीं किया तो अपनी पीठ संभाल कर रखना। कमरे में मौजूद बाकी सबने तुरंत ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो और अंदर ही अंदर इस बात से राहत महसूस की कि निशाना वो खुद नहीं बने। एनालिस्ट का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसने फिर भी खुद को मजबूर करके सिर हिलाया। मैं इसे याद रखूंगा। लेकिन डेस्क के नीचे उसने कांपती उंगलियों से चुपके से एक टेक्स्ट मैसेज भेज दिया। मैसेज में लिखा था, कोऑर्डिनेट्स होक्काइडो के पास आ गए हैं। जवाब लगभग तुरंत आया, थैंक यू। वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट भेज दी जाएगी। मेरी मदद करने के लिए तुम कब वापस आओगे? सीपोर्ट पर एक आदमी भागता हुआ आया और चिल्लाया, इंजुमा साइड से रिपोर्ट आई है। खबर तुरंत फैलाओ और मूव करो, किसी ने जवाब में चिल्लाया। कहाँ है? आदमी ने लैपटॉप खोला और तुरंत बोला, होक्काइडो। जल्दी चलो। उसकी आवाज की अर्जेंसी में देर की कोई गुंजाइश नहीं थी।
पक्का उसने ये इन्फॉर्मेशन बाकी सबको भी बेच दी होगी। खबर पलक झपकते सोशल मीडिया पर फट गई। फ्रोस्ट गेट लोकेटेड इन होक्काइडो। होक्काइडो के सीज के पास मॉन्स्टर्स दिखाई दे रहे हैं। पूरा इंटरनेट ऐसे भड़क उठा जैसे सूखी घास में आग लग गई हो। चलो एयरपोर्ट जाते हुए दमित्री को ये इंटेल मिली और उसने तुरंत लॉक्स से कहा, अभी एनालिस्ट की कॉल आई है। मैं देख रहा हूं, लॉक्स ने जवाब दिया। जल्दी करो, हम अभी निकलते हैं। उनके आसपास सिन गिल्ड शोरगुल वाली अफरातफरी में इकट्ठा हो रही थी। तू स्विमसूट पहनकर जम जाएगा, बेवकूफ। तू पागल है क्या? हम स्की गियर ले जा रहे हैं। तुम लोग सन की हो, हर तरफ इमोशंस उफान पर थे। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो पूरी दुनिया होक्काइडो में जमा हो रही है। एक्साइटमेंट और पैनिक दोनों साथ साथ फैल रहे थे। आज कमेंट्स कुछ क्यूट लग रहे हैं। उस पोस्टर का क्या? ली होयोल नोज हेयर टुडे स्ट्रीम्स और चैट्स हमेशा की तरह नॉनसेंस, जोक्स और रैंडम मॉकरी में डूब चुकी थीं। फ्रोस्ट बरसर्कर्स का नॉर्दर्न सिटी कभी अरकाना कॉन्टिनेंट के बड़े मेजर बेसिस में से एक था। जब ये सब सिर्फ एक गेम हुआ करता था, तब वहां ब्लैकस्मिथ, एनपीसीज, काउंटलेस फैसिलिटीज और एक प्रॉपर मेट्रोपोलिस की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद थी। लोग फ्रोस्ट को ह्यूमैनिटी की कमबैक की स्टार्टिंग पॉइंट यूं ही नहीं कहते थे। अगर वो सिटी गेम की तरह ही असलियत में भी मौजूद हुई, तो वो हर जिंदा प्लेयर के लिए मौके की सोने की खान बन जाती। होक्काइडो में बर्फ के बीच लोगों की एक विशाल लहर उमड़ पड़ी थी और सब सीधे फ्रोस्ट गेट की तरफ बढ़ रहे थे। सफेद जमीन अब एम्बिशन की जिंदा नदी बन चुकी थी। नाम टेमिन एक विशाल ब्लेड उठाए आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर खूनी इरादे का अंधेरा साफ दिख रहा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे रास्ते में आने वाली हर चीज को दो हिस्सों में काट देगा। है ये आखिर क्या बकवास है? सामने जो था उसे देखते ही उसकी आवाज तेज, उलझी हुई और चिढ़ी हुई गूंजी। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? हथियारबंद सोल्जर्स ने पूरा रास्ता बंद कर रखा था। नाम टेमिन अविश्वास में चिल्लाया, समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कैसा बेहुदा हालात खड़ा हो गया है। ब्रो, ये लोग पासपोर्ट्स मांग रहे हैं। ये शब्द खुद बोलते वक्त भी पागलपन जैसे लग रहे थे। कब से प्लेयर्स को डंजियन में घुसने के लिए पासपोर्ट चाहिए होने लगा? नाम क्योलमिन आगे बढ़ा और हाथ उठाकर माहौल संभालने की कोशिश करने लगा। शायद कोई गलती हुई है। हेलो, मैं नाम क्योलमिन हूँ, लेकिन सोल्जर ने ठंडे चेहरे के साथ उसे बीच में ही रोक दिया। माफ कीजिए, लेकिन एंट्री के लिए पासपोर्ट जरूरी है। नाम टेमिन अविश्वास में घूरता रह गया। हैं, सोल्जर्स और कसकर ह्यूमन वॉल की तरह खड़े हो गए और उसका गुस्सा उसी पल भड़क उठा। ये सच में किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। उसे जैसे ही समझ आया कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बल्कि पूरा लॉकडाउन है, उसका गुस्सा तेजी से बढ़ गया।